आप देख रहे हैं YouTube चैनल क्रांतिकारी कर्मचारी के न्यूज। आपकी आवाज, आपका संघर्ष। भारत सरकार के लगभग 23% कर्मचारियों को 50% एश्योर्ड पेंशन तय हो गया। पेंशन के बाद में और साथ ही साथ जो जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज का JCM, उसके साथ मल्टीपल मीटिंग्स, फिर दुनिया के कई देशों में किस तरह की स्कीम्स हैं, किस तरह के सिस्टम्स है, वो भी देखा। फिर भारत की जो अर्थव्यवस्था है और केंद्र सरकार का बजट है, उसको समझने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, सबके साथ कंसल्टेशंस हुए। एम्प्लॉय का 10% है, सरकार का 14% होता था। अब सरकार ने 14 से बढ़ा के अपना 18.5% कर दिया है, तो इसलिए 4.5% और बढ़ा दिया है। और अब पुरानी स्कीम और आज की स्कीम में कहीं कोई अंतर नहीं है। इतना ही न्यू पेंशन स्कीम से भी ज्यादा बदतर और खराब है, और ये देश के कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। और इस पेंशन स्कीम से आपने देश के अर्धसैनिक बलों को निकालकर बाहर कर दिया कि वो बदल दिया गया। तो क्या अब NPS बुरी हो गई, जो हम लोग पिछले कई सालों से लगातार कह रहे थे? अब आपने कहा UPS आ गया। UPS में क्या कोई सिस्टम बदला? क्या कंपनियां बदली? क्या उसका तरीका बदला? NSDL उसमें बदला, PFRDA भी बदला, उसका कोई सिस्टम बदला? कुछ नहीं। द्वारा बार बार की जा रही है। अगर ये संशोधन इतने ही अच्छे हैं तो सबसे पहले UPS को प्रधानमंत्री जी अपने विधायकों, अपने सांसदों के लिए लागू करें, अपने मंत्रियों के लिए लागू करें, उसके बाद कर्मचारियों के ऊपर लागू करें। जब विधायकों और सांसदों के लिए पहले से पुरानी पेंशन का प्रावधान है, तो कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन का प्रावधान क्यों नहीं? और दूसरी बात, बैठक करके इसकी सहमति ली गई है। आपको बता दें कि देश में सरकारी कर्मचारियों के लिए इस समय 2 प्रकार की पेंशन स्कीम लागू है, जिसमें 2004 से पहले लगे हुए सभी कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम में आते हैं, और दूसरी है NPS यानी न्यू पेंशन स्कीम यानी NPS, जिसमें केंद्र सरकार के 2004 के बाद के कर्मचारी व राज्य सरकारों के 2006 के बाद के कर्मचारी आते हैं। साथी ध्यान दें, प्रशासन आपके साथ है, प्रशासन का आपको भी साथ दें। उनके पास भारत सरकार के लगभग 23% कर्मचारियों को 50% एश्योर्ड पेंशन तय हो गया। 50% एश्योर्ड पेंशन का मतलब क्या हुआ? आपके रिटायरमेंट के साल के 12 महीने का जो एवरेज होगा, उसका 50% मिलेगा आपको। पेंशन के बाद में और साथ ही साथ जो जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज का JCM, उसके साथ मल्टीपल मीटिंग्स, फिर दुनिया के कई देशों में किस तरह की स्कीम्स हैं, किस तरह के सिस्टम्स है, वो भी देखा। फिर भारत की जो अर्थव्यवस्था है और केंद्र सरकार का बजट है, उसको समझने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, सबके साथ कंसल्टेशंस हुए। और इस कंसल्टेशन के बाद में एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम का रिकमेंडेशन इस कमेटी ने किया। और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है, और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी। इस स्कीम के 5 पिलर्स हैं। सबसे इम्पोर्टेंट विषय था कर्मचारियों की तरफ से कि हमें अश्योर्ड अमाउंट एक चाहिए, जो बहुत लॉजिकल और वाजिब
रिक्वायरमेंट था। तो इस डिमांड पे एक मेथोडिकल वे में काम करके और एक्चुअरियल साइंसेस जो लोग आगे का भविष्य का रिक्वायरमेंट वगैरह कंप्यूट करने का एक तरीका होता है जिसको एक्चुअरियल साइंस बोलते हैं, उनके साथ मिलके कई तरह के फाइनेंशियल मॉडल्स को प्रोजेक्ट करके और सबके साथ मिलके एक सिस्टमेटिक तरीके से 50% अश्योर्ड पेंशन, ये इस यूपीएस का सबसे पहला पिलर है। इसकी डिटेलिंग देखनी चाहिए हमें। जो ये अमाउंट मिलेगा वो रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, अश्योर्ड पेंशन का जो अमाउंट है दैट विल बी द एवरेज ऑफ बेसिक पे ऑफ 12 मंथ्स बिफोर सुपर एनुएशन, उसका 50% होगा। और इस फुल पेंशन के लिए जो क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी वो रहेगी 25 ईयर। यानी 25 वर्ष तक अगर किसी ने काम किया है, सेवा की है, तो उसको फुल पेंशन यानी जो ये अश्योर्ड पेंशन का अमाउंट है वो मिलेगा। 25 साल से अगर कम है लेकिन 10 साल से ज्यादा है तो उसमें प्रोपोर्शनेट पेंशन रहेगी, प्रो रेटा वो पेंशन का अमाउंट बनेगा। जो कभी किसी कर्मचारी की डेथ हो जाए तो फैमिली पेंशन एक बहुत बड़ा, स्पाउस के लिए ये बहुत बड़ी एम्प्लॉयज की एक रिक्वायरमेंट थी, डिमांड थी। तो सेकंड पिलर इस यूपीएस का है अश्योर्ड फैमिली पेंशन। किसी भी कर्मचारी के डिमाइज से पहले, इमीडिएटली पहले जो पेंशन थी, अमाउंट था, उसका 60% मिलेगा एम्प्लॉय के, डिसीज्ड एम्प्लॉय के स्पाउस को। ये सेकंड पिलर है। थर्ड पिलर है अश्योर्ड मिनिमम पेंशन। कई बार देखा कि सर्विस कम होती है और कंट्रीब्यूशन जितना हुआ है उससे एक सफिशिएंट अमाउंट नहीं मिल पाता था, और ये अपने आप में एक बड़ा विषय था केंद्र सरकार के कर्मचारियों का और एनपीएस में जुड़े सभी कर्मचारियों का। इसीलिए एक मिनिमम अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 रुपीज पर मंथ, वो इसमें यूपीएस में थर्ड पिलर ये रखा गया है। इसके साथ आगे वाले पॉइंट को जोड़ के करेंगे तो अगर डीएनएस रिलीफ यानी महंगाई से रिलेटेड रिलीफ जो मिलेगी तो वो आज की तारीख में होते होते करीब 15,000 रुपए पर मंथ हो जाती है, विच इज अ सब्सटैंशियल रिलीफ पार्ट ऑफ दिस एंटायर पेंशन सिस्टम। फोर्थ पिलर है इन्फ्लेशन के साथ इंडेक्सेशन। जैसे केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज के लिए सैलरी में डीएनएस अलाउंस होता है, उसी पैटर्न पे जो इंडेक्स है, सेम इंडेक्स को यूज करके ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इसको यूज करके अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड फैमिली पेंशन और अश्योर्ड मिनिमम पेंशन, इन तीनों के तीनों जो आपने पिछले पेज पे तीनों पिलर्स देखे, अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड फैमिली पेंशन और अश्योर्ड मिनिमम पेंशन, इन तीनों के ऊपर इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन डीएनएस रिलीफ के बेसिस पे मिलेगा। डीआर, डीए की जगह डीआर, डीएनएस रिलीफ। पांचवा पिलर है इस स्कीम का लंप सम पेमेंट एट सुपर एन्युएशन इन एडिशन टू ग्रेचुइटी। ये एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ी एक रिलीफ मिलेगी। जब सुपर एन्युएशन होता है तो उसके बाद में इंसान अपनी लाइफ को प्लानिंग जिस तरह से करना चाहिए तब कई बड़े खर्चे आते हैं, इसलिए ये लंप सम एक अमाउंट तय किया गया। यह है कि हर 6 महीने की सर्विस के लिए मंथली एमोल्यूमेंट्स विच मीन्स पे एंड डीए कंबाइंड, उसका 10% अमाउंट। तो ये एक अपने आप में सब्सटैंशियल एक अमाउंट रह जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी का 30 इयर्स की सेवा है तो उसमें करीब करीब 6 महीने की सैलरी, सोमनाथन साहब दैट्स करेक्ट ना, करीब करीब 6, तो उसको 6 महीने की
इमोल्यूमेंट्स जो उसकी रहेगी पे प्लस डीए मिला के वो एक लमसम अमाउंट की तरह मिलेगा। ये 5 पिलर्स को लेके आज यूनिफाइड पेंशन स्कीम अप्रूव हुई है। ये स्कीम केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारी, करीब 23 लाख एम्प्लॉयज हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। ऑप्शन रहेगा, कोई अगर एनपीएस में रहना चाहे तो एनपीएस में रह सकता है, यूपीएस में ऑप्ट करना चाहे विच इज नेचुरली अ वेरी अट्रैक्टिव स्कीम तो उसमें ऑप्ट कर सकता है। प्लस राज्य सरकारें अगर इसी फ्रेमवर्क को, इसी आर्किटेक्चर को यूज करना चाहे तो राज्य सरकारें भी इस आर्किटेक्चर को यूज कर सकती है। अगर राज्य सरकार के कर्मचारी भी इसमें, हमारी जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों के लिए बहुत काम हमने किए। अभी 2 दिन पहले केंद्र की कैबिनेट ने यह कह दिया कि अब जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम है और अब न्यू पेंशन स्कीम की जगह यूनाइटेड पेंशन स्कीम आई है, 3 दिन पहले डिक्लेयर हुई है। अब उसमें और उसमें कोई अंतर रहा नहीं है। सरकार ने अपना हिस्सा, जहां एम्प्लॉय का 10% है, सरकार का 14% होता था, अब सरकार ने 14 से बढ़ा के अपना 18.5% कर दिया है, तो इसलिए 4.5% और बढ़ा दिया। अगर हम बात को बड़ा ना करें तो इसे ऐसे समझे लगभग 7-8 वर्षों से देश के सभी एनपीएस कर्मचारी न्यू पेंशन स्कीम से दुखी है और पुरानी पेंशन यानी ओपीएस के लिए संघर्षरत है। कर्मचारियों का कहना है न्यू पेंशन स्कीम में सेवानिवृत्त होने पर कर्मचारी की सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा नहीं मिलती। देश भर में एनएमओपीएस के बैनर तले पुरानी पेंशन के लिए सरकार से संघर्ष चल रहा है। देश भर में पेंशन आंदोलन को सड़क से संसद तक पहुंचाने वाले नेता एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु व राष्ट्रीय संगठन सचिव व प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल ने भी यूपीएस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कर्मचारियों का संघर्ष केवल पुरानी पेंशन के लिए है और वह एनपीएस में संशोधन नहीं बल्कि हुबहू पुरानी पेंशन चाहते हैं। जब देश में माननीय सांसदों व विधायकों को पुरानी पेंशन मिल सकती है तो कर्मचारियों को क्यों नहीं? तो उसमें भी हम देश पर जान देने वाला अर्धसैनिक बल को पुरानी पेंशन क्यों नहीं दी जा सकती? हमें उम्मीद है आज नहीं कल जिस तरीके से जनगणना के लिए सब पक्ष एक हो रहा है, वैसे ही ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए भी सब लोग एक साथ हो जाएंगे। न्यू पेंशन स्कीम से भी ज्यादा बदतर और खराब है और ये देश के कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। और इस पेंशन स्कीम से आपने देश के अर्धसैनिक बलों को निकालकर बाहर कर दिया। वो इस दायरे में नहीं आएंगे। देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस इस दायरे में नहीं आएंगे क्योंकि उनकी 25 साल की सर्विस होती ही नहीं। में शगुफा छोड़ा जिसको जीपीएस का नाम दिया, गारंटीड पेंशन स्कीम, लेकिन उसका अभी तक कुछ निकल के नहीं आया था। आज ही केंद्रीय कैबिनेट ने यूपीएस के नाम से आज एक नया शगुफा छोड़ दिया जिसमें ये तो कहा गया कि लास्ट बेसिक की आपको 50% की गारंटी दी जाएगी, लेकिन उसमें कंडीशन लगा दी कि मिनिमम आपकी 25 साल की सर्विस होनी चाहिए।
उसके साथ साथ अन्य बहुत सारी कंडीशनें अभी पूरी तरह से जो निकल कर नहीं आई है, लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई ना तो यूपीएस की थी, ना हमारी लड़ाई जीपीएस की थी। हमारी लड़ाई पूर्ण रूप से ओपीएस जो हमारे पुराने साथियों को आज तक मिलती आ रही है उसकी थी। और अगर ये संशोधन इतने ही अच्छे हैं तो सबसे पहले यूपीएस को प्रधानमंत्री जी अपने विधायकों, अपने सांसदों के लिए लागू करें, अपने मंत्रियों के लिए लागू करें, उसके बाद कर्मचारियों के ऊपर लागू करें। जब विधायकों और सांसदों के लिए पहले से पुरानी पेंशन का प्रावधान है तो कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन का प्रावधान क्यों नहीं? और दूसरी बात, हम पहले दिन से कहते आए हैं कि हमें बाजार आधारित नीति नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए कि हमारे पैसे को ज़बरदस्ती काट कर बाजार में निवेश किया जाए। और यूपीएस में भी मैं देख रहा हूं कि सरकार अपने कंट्रीब्यूशन को 14% से 18% करने जा रही है। इसका कर्मचारी को तो कोई लाभ नहीं होगा। इसका सीधा सीधा लाभ तो उन पूंजीपतियों को लाभ देने का एक नया फार्मूला निकाल दिया। सरकारी पैसे को बाजार कर्मचारियों की पेंशन के नाम पर बाजार में निवेश किया जा रहा है। बाजार में कहाँ निवेश होगा? उन बड़े पूंजीपतियों के पास निवेश होगा जो कर्मचारी को जो सरकार को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से लाभ पहुंचा रहे हैं। तो हम पूरी तरह से जो ये नई स्कीम, नया शगुफा जो हमारे बीच में छोड़ा गया है, इसको नकारते हैं। ओपीएस के लिए लड़ रहे थे और ओपीएस के लिए ही लड़ते रहेंगे जब तक पुरानी पेंशन जो कि त्यो बहाल नहीं हो जाती। हमारा संघर्ष जारी रहेगा और मैं इसको पूरी तरह से हम नकारते हुए सरकार से मांग करते हैं कि जो कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं उस मांग को माने और पुरानी पेंशन बहाल करें। अगर नहीं करती तो निश्चित तौर पर जो हमारे पहले से आंदोलन है वो ज्यों के त्यों जारी रहेंगे। और जो हमारी मुहिम है वोट फॉर ओपीएस की मुहिम, वो भी जिन राज्यों के अंदर अभी हमारा चुनाव है उन चुनाव में जारी रहेगी। धन्यवाद। कि वो बदल दिया गया, तो क्या अब एनपीएस बुरी हो गई जो हम लोग पिछले कई सालों से लगातार कह रहे थे? अब आपने कहा यूपीएस आ गया। यूपीएस में क्या कोई सिस्टम बदला? क्या कंपनियां बदली? क्या उसका तरीका बदला? एनएसडीएल उसमें बदला? पीएफआरडीए भी बदला? उसका कोई सिस्टम बदला? कुछ नहीं, सिर्फ नाम बदला गया है। एनपीएस पे लोग नाराज़गी थी तो उसको यूपीएस बना दिया गया। और अभी तक जो डिटेल आई है, अभी बहुत सारी चीज़ें नेपथ्य में भी हैं, आना बाकी हैं, लेकिन अभी तक जो आई है वो लबोलुआवे है कि उससे कोई फ़ायदा कर्मचारी का नहीं हो रहा है, बल्कि नुकसान होने जा रहा है। जैसे नुकसान की पहले अगर ओपीएस की बात करें तो 20 साल में उसको फुल पेंशन मिलती थी, आपने उसको 25 कर दिया। इसमें देश का सैनिक बल लगभग उसकी सर्विस 20 साल के आसपास रहती थी। अब वो तो इस सिस्टम से हो गया बाहर पूरी तरह से, राष्ट्रवाद की सरकार में। दूसरा, एनपीएस का पैसा उसको वापस मिलता था, आपने उस पैसे को भी आपने वहाँ जब्त कर लिया। तीसरा, इसमें आपने कहा कि हम 6 महीने की आपका लास्ट में वेतन उसको दे देंगे, जबकि उसकी कटौती एनपीएस के तहत जो आप 10% ले रहे हैं उससे ज़्यादा होगा। तो हर तरह से इसमें भी एक प्रकार से बहुत ही दिमाग लगा करके जो जिन लोगों ने लगाया होगा उन्होंने कहा नाम बदल दीजिए, उससे आक्रोश खत्म हो जाएगा और बता दिया जाएगा तो ये तो यूपीएस जैसी है, ओपीएस जैसी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ओपीएस जैसी है तो ओपीएस देने में क्या दिक्कत है? एक बात कही गई कि लास्ट में देश भर के पेंशन आंदोलन व सरकारी कर्मचारियों की खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं।